हेलो बच्चों, क्लास 12। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। पहला लेसन चल ही रहा है, आपको पता है। और आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ है क्या? कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी 11 की याद दिलाना चाह रहा हूँ। 11 में आपने पढ़ा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसा भी है, अगर आपको याद हो तो कूलाम का नियम याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। सारी चीजें लगभग बिल्कुल एक ही जैसे हैं। अंतर बस इतना है कि न्यूटन ने अपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में दो द्रव्यात्मक पिंडों को लिया और उसके मध्य लगने वाले आकर्षण बल के लिए सूत्र की स्थापना की थी कि कितने परिमाण का बल उस पर आरोपित होता है। ठीक उसी प्रकार से कूलम्ब ने क्या किया कि दो स्थिर वैद्युत आवेश ले लिया और उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण को ज्ञात किया। यानी अंतर इतना है कि न्यूटन ने द्रव्यमान लिया और कूलाम ने आवेश लिया। बाकी सारी बातें लगभग एक जैसे। अब क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कि यहां पर कोई एक बिंदु आवेश है Q1। अब यहाँ पर एक Q1 कूलाम का आवेश है। अब धन आवेश है, ऋण आवेश, उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। और यहां से कुछ दूरी पर एंगल चार्ज Q, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। हमने आवेश के परिमाण को लिया है, हमने चिन्ह नहीं दर्शाया। चिन्ह क्यों नहीं दर्शाया गया इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक आवेश है, ये एक दूसरे पर क्या करते हैं? बल आरोपित करते हैं, जिसको कहा जाता है वैद्युत बल। दोनों क्या करते हैं? वैद्युत बल आरोपित करते हैं एक दूसरे। वह जो वैद्युत बल होगा तो वैद्युत बल की जो प्रकृति होती है वह डुअल होती है, डुअल नेचर। मतलब आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की भी हो सकती है। आकर्षण की भी प्रकृति और प्रतिकर्षण की भी प्रकृति है। तो अगर मान लीजिए कि यह आवेश प्लस हुआ, यह वाला भी प्लस हुआ, इसमें जो बल लगेगा वह बाहर की तरफ लगेगा, यह भी बल लगेगा किधर की तरफ लगेगा? बाहर की तरफ। कैसा बल? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यानी कि समान प्रकृति के आवेश होने के कारण से दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे, यानी प्रतिकर्षण बल आरोपित करने से क्या होगा? दोनों दूर हटेंगे, बल की दिशा से बाहर हटेंगे। अगर मान लीजिए कि यही जो दोनों आवेश है, एक माइनस Q1 हुआ और यहां जो दूसरा वाला हुआ माइनस Q2, इनके बीच की दूरी अभी भी कितनी है? स्मॉल r। अब क्या होगा? इनके मध्य भी क्या होगा? प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा। इस पर भी जो फोर्स की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ हो गई, इस पर भी फोर्स की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश होने के कारण से इनमें जो लगने वाला बल है वह प्रतिकर्षण का है, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? दूर हटा रहे हैं। अगर यही जो आवेश है एक प्लस हो गया और जो दूसरा आवेश है वह माइनस Q2 हो गया, यानी एक पॉजिटिव है नेगेटिव। ये भी नेगेटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इनमें क्या होगा कि जो बल होगा वह अट्रैक्शन का हो जाएगा, जो कि अंदर की तरफ दिखाया जाएगा। ये अंदर की तरफ क्या होगा? फोर्स हो जाएगा। यानी कि सेम दूरी सबकी सेम ली गई है। तो चूंकि यहां पर तीन तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, दो प्रतिकर्षण की और एक आकर्षण की। तो हम लोग इसीलिए इसमें जो आवेश है उसकी प्रकृति को नहीं दर्शाया जाता है, बस दिखाया था कि परिमाण है और वहां पर बल लग रहा है। या आकर्षण या प्रतिकर्षण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बल का जो परिमाण होगा वह समान होगा। तीन स्थितियों में हो सकता है। तो अब कूलम्ब ने बताया क्या
कि अगर कोई भी दो आवेश कहीं स्थित हैं, किसी माध्यम में स्थित हैं, हवा में भी हो सकते हैं, निर्वात में हो सकते हैं, या फिर किसी माध्यम में स्थित हो सकते हैं, तो पहले तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो दोनों आवेश हैं कहाँ पर है? हवा में है। यानी बोथ चार्जेज इज सिचुएटेड इन एयर। दोनों जो चार्जेज हैं वो कहाँ सिचुएटेड है? इन एयर, हवा में है या निर्वात में। यानी उनके बीच का जो माध्यम है वो हवा या निर्वात, ऐसी जगह वो स्थित है। तो कूलम्ब ने बताया कि ऐसी दशा में जो दोनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल है वह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। ये पहला नियम हो गया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, अब वह आकर्षण की प्रकृति है या प्रतिकर्षण की प्रकृति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, तथा इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r का स्क्वायर। यही नियम है देखिए, और यही नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के जैसा ही है, बस यही बदलता है कि m1 into m2 हो जाता है और यहाँ पर q1 into q2। तो एक बार में पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि नियम क्या, स्टेटमेंट क्या है कुरान में लिखा कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों नियमों को एक साथ मिला दिया जाए, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, दोनों को एक साथ मिलाने तब क्या मिलेगा कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बटे हो जाएगा r का। दोनों नियमों को मिला दिया गया, तो जब दोनों को मिलाया गया तो हमें मिल गया कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। अब जब भी आप ऐसे समीकरण देखते होंगे, अगर कहीं पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह आया हुआ है, समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे हटाने के लिए यानी इसे इक्वल टू बनाने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या f इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 और बटे r का स्क्वायर, जहां स्मॉल k क्या है? एक नियतांक, एक नियतांक है। ये जो k है एक नियतांक है जिसका मान, ये जो माध्यम है ना, दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है ना, उस पर डिपेंड करता है। ये जो नियतांक k है समानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस पर डिपेंड करता है। यानी किस प्रकार का माध्यम लिया गया है, हवा है, निर्वात है, या फिर कागज रखा हुआ है, तेल ऑयल को यूज किया हुआ है, पानी यूज हुआ है, लकड़ी यूज हुई है, मोम यूज हुई है, इस तरह की कोई चीज अगर उसके बीच में रखी गई है, इस k के मान पर क्या होता है, थोड़ा डिपेंड करता है। तो ये अब सूत्र हमें मिल गया कि f इक्वल टू k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। प्रयोगों द्वारा जो k का मान है यह ज्ञात किया गया है 9 × 10 की पावर 9, और इसका मात्रक निकाला गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब का स्क्वायर। प्रयोगों द्वारा k
K का जो मान है वह 9/10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर ज्ञात किया गया है। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल G का मान पढ़ा था, उस G का मान जो भी वहाँ पर था 6.67 किया है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर किए हैं और उसका जो मान है वह 9/10⁻9 प्रयोग द्वारा पाया गया। तो अब ये जो सूत्र है क्या बन जाएगा, अब हमें मिल जाएगा कि F = 9/10⁻9 और ये बनेगा Q1 Q2 और बटे कितना R²। ये देखिए ये हमारा बन गया नियम, कूलाम्ब के नियम का एक परिमाण है, यानी कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य कितना बल कार्य कर रहा है उसका परिमाण हो गया F = 9/10⁻9 Q1 बटे R²। लेकिन बच्चों जो आगे की गणनाएं थी, क्योंकि फोर्स है बल, इस बल के कारण हमें बहुत सारी गणनाओं को ज्ञात करना है, लेकिन सूत्र में यहां पर आया 9/10⁻9, तो आगे बड़ी कठिनाई होने वाली है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका सलूशन ज्ञात किया हुआ है। प्रयोगों के आधार पर हमने पाया है कि ये जो 1/4 पाई और एप्सिलॉन 0 इसका जो मान होता है वह 10⁻9 क्या होता है बराबर। प्रयोगों द्वारा से पाया गया कि 9/10⁻9 है, इसका जो मान है वह 4 पाई और ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर है। इसके आधार पर कूलाम्ब के नियम का नया रूप क्या हो जाएगा, तो अब मिलेगा कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। यानी कि जब दोनों आवेश हवा या निर्वात में स्थित थे, ऐसी दशा में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह 9/10⁻9 होता है, तब कूलाम्ब के नियम का जो रूप में मिलेगा कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। इसे हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट, या हम 0 भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट या 0। इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। परमिटिविटी, जैसे अगर देखा जाए कि जो आवेश होता है, दो आवेशों के मध्य बल कार्य करता है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो दो आवेशों के मध्य जब बल कार्य कर रहा है, तो अगर दोनों आवेशों को हम किसी माध्यम में रखते हैं तो जो बल का मान होता है वो परिवर्तित होता है। बल का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। अगर दोनों आवेशों को हम किसी अन्य माध्यम में रख देते हैं तो बल का मान घटने लगता है। यानी कि जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाला जो फोर्स है वो घटने लगता है, लेकिन जब उसे हम हवाई निर्वात में रखते हैं तो वही बल का मान क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो निर्वात की वैद्युतशीलता वह दर्शाती है कि जो वैद्युत आवेश होता है उसके मध्य जो लगने वाला फोर्स है या जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह किसी माध्यम की अपेक्षा निर्वात में बहुत आसानी से गमन करती है। किसी माध्यम की अपेक्षा निर्वात में बहुत आसानी से गमन करती है। ये उसी की परमिशन, एक तरह से कह सकते हैं ना, परमिशन देने वाले, यानी कि जहां से आसानी से गुजरा जा सके और कोई माध्यम है जहां से गुजरने में कठिनाई हो, तो निर्वात की वैद्युतशीलता ही प्रदर्शित करती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह किसी माध्यम की अपेक्षा निर्वात में बहुत आसानी से गुजर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यह जो दोनों आवेश थे, अभी तक तो हमने जाना कि निर्वात में स्थित है, हवा में है, अगर किसी माध्यम में स्थित हो
माध्यम में स्थित हो जाए तो ऐसी दशा में जो बल का मान है वो क्या हो जाए? तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम y या निर्वात के अतिरिक्त कुछ और अगर मान लीजिए कि दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, y या निर्वात के अतिरिक्त कुछ और हो, तब क्या होगा? तो जो माध्यम है ना, उस माध्यम की परावैद्युतांक कितना होगा, उसकी कुचालकता। परावैद्युत माध्यम का मतलब होता है कुचालक। तो माध्यम की कुछ और हो, अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो तो इस F का जो मान हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2/R का स्क्वायर। अब देखिए, अगर कोई माध्यम अन्य माध्यम हो, यानी हवा या निर्वात के अतिरिक्त कुछ है, तो हवा और निर्वात के अतिरिक्त यदि कुछ है यहाँ पर, ऐसी दशा में जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा उसका मान हो जाएगा F = 1/4πε0 K Q1 Q2/R। यही जो K होता है इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, यह माध्यम का परावैद्युतांक हो गया। और इसका जो मान होता है y या निर्वात के लिए, इसका जो मान होता है वह 1 के बराबर। हवा या निर्वात इसका मान 1, इसलिए देखिए हवा या निर्वात के सूत्र में लिखा गया F = 1/4πε0 Q1 Q2/R। लेकिन अगर कोई अन्य माध्यम है तो ऐसे समय पर क्या आ जाएगा, किसके साथ, इस ε0 के साथ K आ जाएगा। और हवा या निर्वात में इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। धातु के लिए अब धातु में कुछ भी हो सकता है, जो इसके का मान होता है अनंत होता है। धातुओं के लिए K का जो मान होता है, यानी उसका जो परावैद्युतांक होता है वह इनफाइनाइट है धातुओं के। इसका मतलब है कि यदि दोनों आवेशों के मध्य में कोई धातु का टुकड़ा रख दिया जाए, दोनों आवेशों के बीच में यदि कोई धातु का टुकड़ा रख दिया जाए, तो दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वह 0 हो जाएगा, यानी कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब धातु में लोहा हो सकता है, सोना, चांदी, मेटल, यानी कोई भी मेटेलिक वस्तु हो सकती है। अगर रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अन्य पदार्थों के लिए दोनों क्या होगा, अन्य कोई पदार्थ है, अन्य के लिए इस जो K का मान होगा वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। इस चीज को याद रखिएगा कि K का जो मान होता है वह 1 के बराबर और बड़ा, और इनफाइनाइट से क्या होगा, छोटा होगा, उसके बराबर, उसके बीच में होगा। यानी इसका जो मान होगा 1 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। इसके का मान हमेशा इसके यानी इनफाइनाइट और 1 के बीच में ही रहेगा, इसके अगल-बगल नहीं होगा। यानी किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है 1 से भी छोटा नहीं हो सकता है, 0.7, 0.9 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब भी होगा 1 से क्या होगा, बड़ा। तो बच्चों, एक कूलाम का नियम था, आप इन सूत्रों को क्या करिएगा, याद रखिएगा। जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, हम इसके बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, इसके विभव सूत्र क्या होंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।